Hello students, welcome to the new class और myself सुमन पथानिया लेक्चर केमिस्ट्री और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। टू स्टार्ट विथ हम आपकी बुक का सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हर चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है, सिंपल सी टर्म्स हैं, जर्नल सी टर्म्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू स्टार्ट विथ यूनिट लास्ट 14th, इट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब केमिस्ट्री के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। आगे चैप्टर लेने से पहले कुछ एक कॉमन टर्म्स हैं जो पूरे चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। पहले उन टर्म्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली टर्म है एनवायरमेंटल साइंस। ओके, साइंस, साइंस मीन्स टू नो, एनवायरमेंटल, टू नो द एनवायरमेंट। तो क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल रिएक्शंस, तो ब्रांच ऑफ साइंस which studies about the chemical reactions taking place in the environment surrounding us is known as environmental science. तो it's a branch of science जो हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करती है, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन का क्या मतलब हुआ। अगर हमारी सराउंडिंग के अंदर कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड दैट इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इज हार्मफुल, increased concentration of undesirable substances is harmful. Harmful for whom? Human beings and vegetation. हमारी सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं या फिर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनके ऊपर अगर उस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन का कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, दैट इट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अब ये कितनी तरह का हो सकता है। ओके, if there is increase in undesirable substances in water, it will become water pollution. And if there is increase in undesirable substances in air, it will become air pollution. And similarly, if there is increase in undesirable substances in soil, it will become soil pollution. तो एनवायरमेंट के तीन ही फैक्टर हैं, धरती, पानी और आसमान, सॉइल, वाटर एंड एयर, आर एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों के पोल्यूशन के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उनके बारे में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम तीन तरह से स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोल्यूटेंट। ओके, व्हाट इज पोल्यूटेंट। अब किसको पोल्यूटेंट बोलेंगे। एक्चुअली अगर इसको थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करें तो पोल्यूटेंट्स आर मेड बाय अस, यूज्ड बाय अस and thrown by us. These are the substances which are made by us, used by us and thrown by us. हम कैसे थ्रो करते हैं इनको,
एज वेस्टेज। हमारे लिए जब ये चीजें वेस्टेज हो जाती हैं हम उसको थ्रो कर देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल पॉलीथीन, एक बार यूज कर लिया, 2 बार यूज कर लिया, अब क्या करेंगे, कूड़े में फेंक दो एंड इट बिकम्स पोल्यूटेंट। आपको पता है सबसे मेजर प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड इसी के साथ जूझ रहा है, पॉलीथीन को किस तरीके से खत्म किया जाए। जगह जगह पॉलीथीन कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं, हमारा अपना स्कूल भी सेंटर है उस चीज का। तो pollutants क्या हैं? These are the substances made by us, used by us and thrown by us as wastage, but they pollute our environment. Okay? तो इसको अगर मैं केमिकली डिफाइन करूं तो इसका मतलब ये है एनी सब्सटेंस which is present in nature already present in nature और उसकी कंसेंट्रेशन एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, एक डिजायरेबल लिमिट को क्रॉस कर जाती है, देन इट बिकम्स पोल्यूटेंट। अगर वो नॉर्मल कंसेंट्रेशन है उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर इनकी अपनी एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहती है, लेकिन अगर हमारी जितनी भी मेट्रोपोल सिटीज ले लो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली, लुधियाना, यहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि वहाँ की हवा की जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब थी। ये तो लॉकडाउन की वजह से अभी हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सांस लेने लायक बन गया है। आप न्यूज में सुनते रहते हैं कि दिल्ली की हवा जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। तो ये चीजें हवा में ऑलरेडी हैं, लेकिन ये तब तक पोल्यूटेंट नहीं है जब तक ये एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाती। तो जब ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगी मींस उसकी जो लिमिट है वो अब अनडिजायरेबल हो गई, हमें नहीं चाहिए, देन इट बिकम्स पोल्यूटेंट। अब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोलन ग्रेन्स, अभी ये जो मार्च अप्रैल के दिनों में आपने देखा होगा येलो येलो सा पाउडर आपके घर के आसपास बिखरा रहता है, तो वो पोलन ग्रेन्स वो भी क्या है, पोल्यूटेंट। अब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, उसमें से भी क्या निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स, वो नेचुरल हैं पोल्यूशन के लिए। तो पोल्यूटेंट एनी सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर whose concentration crosses a certain limit, it becomes pollutant. Okay, next is contaminant. As pollutant was already present in nature, contaminant also plays the same role. It pollutes the environment. But why it is contaminant? Why we use the term water contamination या कोई ब्लड सैंपल कंटेमिनेट हो गया? क्योंकि वो खुद नहीं हुआ, कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई। तो कंटेमिनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, but it is produced by human activity and is responsible for the same environmental pollution. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं। 1984 आप सभी जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और कौन सी गैस वहां पे रिलीज हुई थी? कीप गेसिंग। मिक मीन्स मिथाइल आइसोसायनेट। ये गैस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमारी एयर की कॉम्पोजिशन है, दैट नाइट्रोजन 78 और 79% और बाकी ऑक्सीजन 21% एंड ऑल, मिक मिथाइल आइसोसायनेट एयर की कॉम्पोजिशन में कहीं पे भी नहीं है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये किसी केमिकल को बनाने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन होता है, वहां से प्रोड्यूस होती है। तो 1984 में यही हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुई और वहां से ये गैस पूरे एरिया में लीक हो गई। तो हजारों लोग मारे गए थे, कईयों की बॉडी में डिफॉर्मिटीज आई और अभी तक इंडिया की जो कोर्ट है उसके अंदर ये केस
पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर की बात है, 2017, दिल्ली के अंदर एक केमिकल रिलीज हुआ और बहुत से स्कूल के बच्चे भी बीमार हुए थे। उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लोग बीमार हुए थे, सांस की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, रैशेस स्किन के ऊपर। वो कौन सा कंपाउंड था? क्योंकि वहां पास में एक फैक्ट्री थी जिसमें टैंक में ये लिक्विड भरा हुआ था। ये लिक्विड है क्या? दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7। ये भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो प्रोसीजर है उसका सेकंड लास्ट स्टेप है ये। इसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड टैंक से लीक हुआ, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स था तो बहुत जल्दी फैल गया और बहुत से लोग इससे अफेक्टेड हुए। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी। ये नेचर में नहीं है, बट दीज वर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज कंटेमिनेंट्स। आई थिंक पॉल्यूटेंट एंड कंटेमिनेंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो कमिंग टू नेक्स्ट, देयर इज सोर्स। सोर्स क्या है? इट इज द साइट फ्रॉम वेयर pollutant or contaminant is released to the environment. ये वो साइट है जहां से पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट इज रिलीज्ड टू द एनवायरमेंट। अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, तो मेजर सोर्स क्या रहेगा? ऑटोमोबाइल्स, हमारी बसेस, कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स। जब उसमें पेट्रोल या डीजल बर्न करता है तो जो धुआं वो छोड़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोर्स इज अ साइट फ्रॉम वेयर पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट एंटर्स टू द एनवायरमेंट एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आफ्टर सोर्स देयर इज सिंक। अब ये सिंक क्या है? पोल्यूशन हो गया। अब ये जो पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट्स हैं वो खत्म कैसे होंगे? तो ये वो साइट है वेयर दीज पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड in order to decrease environmental pollution। ये पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करता है? हमारे लिए तो वो पोल्यूटेंट हो गया, उसको यूज कौन करता है? प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स, फॉरेस्ट्स, they act as a major sink for carbon dioxide. Moreover, जो हमारा सी वाटर है, it is also a sink for carbon dioxide. ये भी environmental extra carbon dioxide को absorb कर लेते हैं। तो जिस जगह पे जाके पोल्यूटेंट या कंटेमिनेंट खत्म हो जाता है, उसकी एक्टिविटी को सीज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंक। अब हम कितने सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये कहां खत्म होते हैं जाके? इनके लिए सिंक है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर एक्ट्स एज अ सिंक फॉर वेरियस पेस्टिसाइड्स, insecticides, herbicides used in the agriculture. I think sink is clear. Next is receptor. Now who is receptor? Anything which is affected by pollutant or contaminant. pollutant और contaminant environmental pollution करेंगे तो जो इससे अफेक्ट होगा, ह्यूमन बींग्स हैं, कोई बिल्डिंग है, मार्बल जैसे ताजमहल खराब हो जाता है तो
कोई भी चीज जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से अफेक्ट होगी दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। अभी जैसे इधर हमने सिंक की बात की थी, तो मार्बल इज अ सिंक फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ये कंबाइन कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और वाटर। तो मार्बल ये सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड रेन के टाइम एज अ सिंक ट्रीट करता है और उसके इफेक्ट को कम करता है। ओके, रिसेप्टर के बाद देयर इज स्पीसिएशन। व्हाट इज स्पीसिएशन? ये हो गया हमारे पास। नाउ स्पीसिएशन, कोई भी पोल्यूटेंट या कंटेमिनेंट वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। लेट मी हैव अ एग्जांपल, लेट इट बी मर्करी। अब देखो मर्करी कैसे प्रेजेंट हो सकता है। इट मे बी प्रेजेंट एज एलिमेंट, एलिमेंटल फॉर्म, सिंपल मर्करी जैसे थर्मामीटर में भरा होता है। ओके, इट मे बी प्रेजेंट एज अ कंपाउंड, तो लेट इट बी Hg2Cl2 और HgCl2। अब तीसरा तरीका हो सकता है, इट मे बी प्रेजेंट एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन का ग्रुप होगा, बीच में मरकरी आ गया और साथ में Cl, CH3MgCl, C2H5MgCl। तो दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो स्पीसिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, कि वो किस किस फॉर्म में हम उनको कैटेगराइज करते हैं, किस किस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर उसको कैटेगराइज करके हम ये देखते हैं इसमें से कौन सी फॉर्म जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, किसके ऊपर हमें रोक लगानी है। तो इट वॉज स्पीसिएशन। Okay. One more definition. It is threshold limit value. Commonly it is known as TLV. Now what is TLV? Threshold. It is permissible limit of pollutant toxic in atmosphere to which a healthy worker is exposed for 8 hours a day or 40 hours a week for lifetime without any adverse effect. Means एक हेल्दी वर्कर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता अगर वो 8 घंटे अपने घर से बाहर के एनवायरनमेंट में बिता रहा है, घर आ रहा है, या एक हफ्ते के अंदर टोटल 40 आवर्स फॉर लाइफ टाइम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो वैल्यू, दैट लिमिट वैल्यू, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। अब ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसकी लिमिट इतनी होगी, इसकी लिमिट इतनी हो गई। नो, इस लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत लंबे समय तक उन चीजों को एग्जामिन करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं। अब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ये हर पोल्यूटेंट की अलग होगी। तो इट इज परमिसिबल वैल्यू कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर इतनी क्वांटिटी है, उसकी टीएलवी इतनी होनी चाहिए, और अगर लिमिट उससे क्रॉस हो जाती है देन इट बिकम्स हार्मफुल, इट बिकम्स पोल्यूटेंट। मैं एग्जांपल देती हूं आपको। दिस इज टीएलवी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, टीएलवी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टीएलवी ऑफ फॉस्फेट। अब अगर आप देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड की टीएलवी है हमारे पास 50 पार्ट्स पर मिलियन और कार्बन डाइऑक्साइड की है 5000 पार्ट्स पर मिलियन,
और अगर हम फॉस्जीन की वैल्यू देखें तो इट इज ओनली 0.1 पार्ट्स पर मिलियन और दिस इज ppm. ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन. आप लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें होता है पर 100 पार्ट्स. तो यहां पे हमने मिलियंस में ले लिया कि 1 मिलियन के अंदर अगर 50 पार्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड है तो TLV उसकी है इतनी. इससे ऊपर गई इट विल कॉल्ड पोल्यूटेंट. इतनी तक वो उसमें रह सकती है, उसकी लिमिट है कि यहां तक अगर वो एनवायरमेंट में है तो नो प्रॉब्लम. लेकिन इससे ज्यादा हो जाता है 50 पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन में 50 पार्ट्स ओनली. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड 5000 पार्ट्स पर मिलियन. 1 लाख के अंदर 5000 नंबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के वो परमिटिबल है, वो परमिसिबल है. लेकिन उससे ऊपर चला जाएगा. मैंने आपको बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम पोल्यूटेंट की तरह हर टाइम कंसिडर नहीं करते. इट बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन इट क्रॉसेस द लिमिट 5000 पार्ट पर मिलियन. जब इसकी कंसेंट्रेशन हमारे एनवायरमेंट के अंदर 5000 को क्रॉस कर जाएगी इट विल बिकम एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू CO2. अब फॉस्जीन इट इज हाईली पॉइजनस गैस. वारफेयर्स में यूज होती है फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस गैस. अब ये अगर एनवायरमेंट में आती है तो आप देखिए कितना है, 1 पार्ट भी नहीं है. इट इज ओनली 0.1 पार्ट पर मिलियन. 1 लाख मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर 0.1 मॉलिक्यूल फॉस्जीन का होगा इट विल बिकम अ पोल्यूटेंट. अगर वो 0.1 से 0.2 हो जाता है या 0.12 हो जाता है, 0.14 हो जाता है, तो इस लिमिट को क्रॉस करते ही इट विल बिकम पोल्यूटेंट. तो मेरा आपको ये तीनों एग्जांपल्स देने का मतलब ये था कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जो है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. अब सभी की वैल्यू हम एक जैसी नहीं ले सकते. तो ये थी सारी की सारी डेफिनेशंस.